प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के जो हिंदी का व्याकरण खंड होता है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास और अलंकार पे आधारित होगा। यही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर होंगे और उसके महत्वपूर्ण जो व्याख्या है वह एक साथ दिया होगा। यदि आप लोग इसके पहले भी एक वीडियो हिंदी से रिलेटेड आ चुका है, उसको नहीं देखे हों तो उसको देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन के 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखें। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द बुढ़ापा संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? यानी जो बुढ़ापा है वह संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो कौन सा संज्ञा है? यह है भाववाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं? एक ऐसी संज्ञा जिसको केवल भाव के द्वारा प्रकट किया जा सके, भाववाचक संज्ञा। या फिर दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जिसको न तो देख सके, न तो गिन सके, न तो तौल सके, न माप सके, तो वह क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा कितने किलो का है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। किस कलर का बुढ़ापा होता है, कितना बड़ा होता है, ये सब नहीं बता पाएंगे। तो वह क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए इसको व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जो व्याख्या के रूप में है, जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था यानी दशा को बोध कराता है, इसलिए यह कौन सा संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग देखेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस वाक्य में प्रयुक्त जैसा वैसा किस प्रकार का सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कि निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक या पुरुषवाचक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि यह संबंधवाचक है। संबंधवाचक में जो और सो ये दो शब्द आते हैं। जो सो यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो सो मुख्य रूप से ध्यान में हमको रखना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे सो काटोगे, ये सब इसके उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यहाँ पे किसी चीज़ की निश्चितता का बोध होता है। जैसे कहेंगे कि यह पेन है, तो यानी यहाँ पे निश्चित है कि ये पेन है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि वह एकदम पूरा पूरा निजता का बोध कराएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी किसी पुरुष के बोध होता है। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसको आगे हम लोग देखेंगे। यानी जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए, गिलास में थोड़ा दूध है। इस वाक्य में थोड़ा शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? यानी संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक विशेषण? तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो यहाँ पे जब संख्या का बोध कराएगा तो यह क्या होगा? संख्यावाचक। 1, 2, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, 3 गुना, 4 गुना, ये सब क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और उसके बाद परिमाणवाचक यानी इसमें माप तौल का बोध होता है। माप तौल, इसमें भी परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक संज्ञा और अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा। तो जहाँ पे निश्चितता का बोध होता है, जैसे कहेंगे कि 5 किलो आम दीजिए, तो 5 किलो ये निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक संज्ञा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और जहाँ पे अनिश्चितता का बोध होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिलास में थोड़ा दूध है, यानी कितना दूध है ये नहीं पता है, यानी थोड़ा शब्द। तो थोड़ा तो विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण में कौन सा है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। चलिए
थोड़ा सा देखते हैं। जो विशेषण किसी सी वस्तु की माप, तौल या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चूँकि दूध को गिना नहीं जा सकता, नापा जाता है और थोड़ा अनिश्चित मात्रा का को बता रहा है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसमें क्रिया को पहचानना है। सतीश ने निबंध लिखा, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या नाम धातु? तो बताइए मित्रों, कौन सा हो जाएगा? सतीश ने निबंध लिखा, तो यहाँ पे क्या से प्रश्न करेंगे, क्या से प्रश्न करेंगे। तो इसका यदि आंसर हमको मिल जाए या छुपा रहे तो वह सकर्मक क्रिया होती है। यानी जिसमें क्रिया जिसमें कर्म दिया हो या छुपा हो तो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म न तो दिया रहता है न ही छुपा रहता है तो वह क्या होता है? अकर्मक क्रिया। तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सतीश ने निबंध लिखा, तो क्या लिखा? तो कर्म दिया है कि निबंध लिखा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। यदि इस क्वेश्चन को, निबंध को यहाँ से हटा दिया जाए, सतीश ने लिखा, तो लिखा क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है? वो भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। यानी कुछ तो लिख रहा होगा, या तो निबंध लिख रहा होगा, चाहे पत्र लिख रहा होगा, चाहे नोट्स लिख रहा होगा, कुछ तो लिख रहा होगा, तो वह क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अकर्मक क्रिया क्या होगा? सतीश रोया, तो क्या रोया? इसका आंसर कुछ दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अकर्मक। सतीश रोया, सतीश हंसता है, चाहे राम खेलता है, तो राम खेलता है, क्या खेलता है? या तो क्रिकेट या वॉलीबॉल कुछ खेलता होगा, तो जब क्रिकेट वॉलीबॉल कुछ आंसर आ जाएगा तो वह सकर्मक क्रिया होगा, यदि नहीं आएगा तो वह क्या होगा? अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है, यानी जो हम बताए हैं कि या तो दिया है चाहे छुपा है, तो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। यहाँ लिखा क्रिया का फल निबंध यानी कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए क्या लिखा? तो निबंध लिखा। क्या से प्रश्न करेंगे? तो इसका आंसर मिल जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? पुस्तक, प्राण, लड़का या वधु? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा बहुवचन में प्राण शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, प्राण हो गया, आंसू हो गया, आंसू, ये शब्द हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी के कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, होश, तो ये सब क्या हैं? हमेशा बहुवचन में होते हैं। इन शब्दों को आपको याद रखना होगा कि प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, होश, ये हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में होते हैं। जैसे उसके प्राण निकल गए, तो यह क्या होगा? बहुवचन में होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवयित्री, कवियित्री, कवियित्री, कवियत्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कवयित्री सही होता है। या शब्द शुद्धि में भी आता है कवयित्री लिखने के लिए, उज्ज्वल लिखने के लिए, तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। कवयित्री जो लिखा गया है तो कवयित्री होता है। कवि का स्त्रीलिंग भी पूछ लेता है, ये शब्द आते हैं। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री है। या वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से यूपी टेट का सबसे पसंदीदा और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है 7 नंबर। वह सुबह घर से निकला और शाम को लौट आया, यह काल के किस भेद का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल, पूर्व भूतकाल, आसन्न भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वह सुबह घर से निकला और शाम को लौट आया, यानी यह किसका उदाहरण हो जाएगा? सामान्य भूतकाल का सीधा सीधा उदाहरण है। यानी जिससे भूतकाल में क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यहाँ क्रिया बीते हुए समय के सामान्य रूप से, बीते हुए समय में सामान्य रूप से क्या हो रही है? पूरी हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यह सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, दही, घी, ये कैसे हैं? और एक छाछ, तो स्त्रीलिंग कौन सा है? पानी अच्छा है या अच्छी है? अच्छा है। दही, दही ऑलरेडी पुल्लिंग है,
इसको कई बार पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस का भी ये क्वेश्चन है। घी पुल्लिंग होता है, छाछ क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पानी, दही, घी, मोती आदि जो भी द्रव्यवाचक शब्द है तो वह क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब इसके अपवाद में कुछ आता है, छाछ, लस्सी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन है, शायद कल माताजी आएंगी, यह वाक्य काल के किस भेद को दर्शाता है। शायद, तो शायद सामान्य भविष्य में होगा, नहीं होगा। हेतु हेतु में भविष्य नहीं होगा, क्योंकि जब कोई क्रिया होती है भविष्य में और उस पर दूसरी क्रिया निर्भर होती है, यानी एक के बाद दूसरी क्रिया की बात होती है निर्भरता की, तो वहाँ हेतु हेतु में संदिग्ध यानी संदेह प्रकट किया जाता है, असंभाव्य यानी संभावना व्यक्त की जाती है। शायद कल माताजी आएंगी, तो यहाँ से तो ये तो पूरा पूरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और सी। अब बचा संभाव्य और संदिग्ध में, तो शायद कल माताजी आएंगी, तो संभावना व्यक्त किया जा रहा है या संदेह, तो यहाँ पे संभावना व्यक्त किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो जो इसका व्याख्या है कि जहाँ भविष्य में किसी कार्य की होने की संभावना या संदेह प्रकट हो, जैसे शायद शब्द का प्रयोग हो, तो वहाँ संभाव्य भविष्यकाल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चोर घर से भाग गया। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है। तो आप लोग याद रखे होंगे कि कारक कितने होते हैं हिंदी में, 8। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी जब करण होगा तो से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलगाव संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ये 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, तो ये 8 कारक होते हैं। तो घर से भाग गया यानी करण कारक होगा, से तो इसमें भी आता है, संप्रदान के लिए नहीं होगा, कर्ता ने कर्म को, ये भी नहीं होगा। अब बचा ये करण और अपादान, दोनों में से आता है। तो लेकिन जब से आता है और जहाँ पे अलगाव की बात होगी, जहाँ पे अलगाव की बात होगी यानी एक दूसरे से अलग होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, अपदान होगा। और जहाँ जुड़ेगा तो वहाँ पे करण होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चोर घर से भाग गया यानी अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या स्थान से अलग होने का भाव प्रकट हो, वहाँ अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। प्रिय दोस्तों, ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ऐसे आपके हिंदी की वीडियो या अन्य विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित, वनडे एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही हमेशा इम्पोर्टेंट वीडियो डालते रहते हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवर का सही विलोम क्या होगा। अवर का प्रवर होता है, लघु का गुरु होता है, लघु का गुरु होता है, सूक्ष्म का दीर्घ होता है, सूक्ष्म का दीर्घ होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, अवर शब्द का अर्थ निचला या छोटा है, इसका हिंदी सही विलोम प्रवर यानी उच्च या श्रेष्ठ होता है। कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोम होता है, कनिष्ठ किसका है, ज्येष्ठ का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं, अरविंद किसका पर्यायवाची है, सोचिए किसका है, कमल का। तो पंकज, जलज, मिलिंद, अंबुज, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिलिंद नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिलिंद। एक चीज़ याद रखिएगा, अरविंद यानी कमल का पर्यायवाची पूछा है, तो कमल जो भी जल का पर्यायवाची है, जल के पर्यायवाची में यदि अंत में हम ज जोड़ दें तो वह किसका हो जाता है, कमल का होता है, यह याद रखिएगा, किसका हो जाएगा, कमल। जैसे पंख मतलब कीचड़, ज कीचड़ में जन्म लेने वाला, वह क्या हो जाएगा,
कमल हो जाएगा। जल, जल में ज जोड़ दिए तो जलज, कमल का हो जाएगा। अम्बु मतलब जल होता है, अम्बु में ज जोड़ दिए तो अम्बुज, कमल का पर्यायवाची हो गया। यानी किसी भी जल के पर्यायवाची में यदि ज जोड़ेंगे तो वह कमल का पर्यायवाची बनता है। यदि द जोड़ा जाएगा तो वह जल के पर्यायवाची में यदि द जोड़ेंगे तो वह किसका पर्यायवाची बनेगा? बादल का बनता है। किसका? बादल का। और जल के पर्यायवाची में धी जोड़ेंगे तो जब धी जोड़ेंगे तो वह समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे जलधि, वारिधि, निरधि, तो यह क्या हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची। यानी जल के पर्यायवाची जल, वारि, तोय, नीर, इसमें ज जोड़ेंगे तो कमल का पर्यायवाची, द जोड़ेंगे तो बादल का पर्यायवाची, धी जोड़ेंगे तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। चलिए थोड़ा सा इसका, अरविंद कमल का पर्यायवाची है, पंकज, जलज, अंबुज कमल के पर्यायवाची हैं। मिलिंद का अर्थ भंवरा या भ्रमर होता है। ठीक, मिलिंद किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना यानी इनकार कर देना या एन वक्त पर मना कर देना या धोखा दे देना। बहुत आसान क्वेश्चन था। जब कोई व्यक्ति किसी काम को एन मौके पर साफ मना कर दे या धोखा दे दे तो उसे अंगूठा दिखाना कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कम पानी होना, ओछे या कम ज्ञान वाले व्यक्ति का अधिक दिखावा करना, गगरी का फूटा होना, अत्यधिक बुद्धिमान होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओछे या कम ज्ञान वाले व्यक्ति द्वारा अधिक दिखावा करना, अधजल गगरी छलकत जाए। यानी जिस व्यक्ति के पास योग्यता या ज्ञान कम होता है वह अपनी बड़बोलेपन से ज़्यादा दिखावा करता है। अस्थावर का विलोम क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है अस्थावर। अस्थावर का क्या हो जाता है? जंगम। चेतन का विलोम अचेतन, जड़ का बुद्धि। अब अस्थावर का अर्थ है जो एक जगह स्थिर रहे, जैसे घर, वृक्ष। और इसका विलोम क्या होता है? जंगम, यानी जिसका अर्थ है जो चल फिर सके, तो उसे क्या कहेंगे? जंगम। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसमें कौन सी संधि है? इत्यादि। इति धन, इत धन आदि, इति धन आदि, इत्य धन आदि, इति धन यदि। यहाँ पे यदि दिया है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इति धन आदि यह किसका है? यड़ संधि का उदाहरण है। अच्छा, अब यड़ संधि के अन्य शब्दों में हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखिए, यदि कोई भी वर्ड य और व की पहले आधा आ जाए, यानी कोई भी वर्ड य व के पहले आधा आ जाए, जैसे आधा तय, यहाँ पे आ गया त्य, आधा नव, अन्वय, मनवय, मनवंतर इत्यादि, तो ये सब अंत्यज। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? अयादि यड़ संधि का। य व के पहले कोई भी लेटर आधा आ जाए, कोई भी वर्ड आधा आ जाए तो वह क्या होता है? इत्यादि का। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में किसकी मात्रा आती है? ई की मात्रा या ओ की मात्रा लगी रहेगी, तो वह क्या होगा? गुण संधि होता है। चलिए थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। इति धन आदि यानी इत्यादि, यहाँ ई और आ मिलकर या बन रहे हैं। यड़ स्वर संधि का जो नियम है कि छोटी या बड़ी के बाद असमान स्वर आएगा, यानी इससे भिन्न कोई स्वर आएगा तो उसका य हो जाता है, मतलब य के अंतर्गत आता है। हाँ देखिए, पवन का संधि भी सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का पोधन अन, पवन का क्या हो जाएगा? पोधन अन। और पौधन अन यह किसका है? पावन का। यह किसका है? पावन का। पौधन अन पावन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पोधन अन पवन। यानी यह अयादि संधि का क्या होगा? उदाहरण होगा। पोधन अन पवन यह अयादि संधि का उदाहरण है, जहाँ ओ और अव हो जाता है। औधन पौधन अन पावन, तो यहाँ क्या बताए हैं? पौधन पवन का पोधन अन
अब पौ धन अन्न क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पवन का पो धन अन्न, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पे पौ धन अन्न पावन बताता है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उज्ज्वल में कौन सी संधि विच्छेद है, व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि में जो पहला नियम है तो वही उसका, जो पहले नियम पर ये आधारित है। व्यंजन संधि आप पढ़ेंगे तो जो पहला नियम है उसी पे आधारित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल, यानी इसका जो प्रथम वर्ण है वह तीसरे अक्षर में बदल जाता है, उत धन ज्वल उज्ज्वल। यानी यह व्यंजन संधि का नियम है, यदि त या द के बाद ज या झ आए तो त और द का ज हो जाता है। वर्तनी के लिए भी ध्यान रखें, जो दोनों, इसमें दोनों ज आधे होते हैं, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है, तो मनः धन हर, मनः धन हर, तो यह क्या हो जाएगा, मनोहर, मनः धन हर मनोहर। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक् धन अंबर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी व्यंजन संधि का क्या है, उदाहरण है, दिक् धन अंबर। अब व्यंजन संधि ये कहता है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क च ट त प के बाद कोई स्वर आए तो वह अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ क का क्या हो जाएगा, ज, क का ग, दिक् धन अंबर दिगंबर। जैसे इसका दूसरा उदाहरण ले लेंगे, वाक आधा क है, धन जाल, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाग जाल, वाग जाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि शब्द में कौन सी स्वर संधि है, महाधन ऋषि, महर्षि यानी गुण संधि, अर आ गया, जहाँ पे अर आएगा तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, महर्षि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, इस सब में कौन सा है, गुण संधि है। गुण संधि के नियम के अनुसार जब अ या आ के बाद री आता है तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। अब यथाशक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास, यथाशक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यथा, जहाँ पे यथा, हर, भर, बा, बे, ये शब्द अव्यय शब्द शुरुआत में आ जाए तो वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यथा, हर, हर एक, हरदम का हर, भर जैसे भर पेट, यथा, हर, भर, बे, बेबस, ये शब्द आ जाते हैं शुरुआत में तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिस शब्द का पहला पद प्रधान हो और वह कैसा हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, जैसे यथा, प्रति, हर, भर, ये शब्द आ जाएं तो वह क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र में कौन सा समास है, तो संबंध, काके की संबंध में क्या आता है, विभक्ति चिन्ह का है, क्या है, क्या, का, के, की, ये सब यदि आए तो वहाँ पे क्या होगा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्र में राजा का पुत्र संबंध तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक विभक्ति का लोप हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ का संबंध कारक विभक्ति का लोप हो रहा है इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, यानी इसका न तो प्रथम पद प्रधान है और न ही द्वितीय पद प्रधान है। इसमें कौन प्रधान है, अन्य पद है। तो जब अन्य पद किसी शब्द में प्रधान हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। द्विगु में क्या आता है, द्विगु लास्ट में क्या है, ग,
ग से गिनती, यानी अंत में यहाँ पे गिनती से स्टार्ट होगा। जैसे चौराहा, नवग्रह, नवरात्र, तो उसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा। द्वंद्व में न तो दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। माता पिता, पितरौ, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है, तो कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लंबोदर बहुव्रीहि समास का। लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, यानी अर्थात गणेश जी। न तो लंबा प्रधान है और न ही उदर प्रधान है, इसमें प्रधान कौन है, गणेश जी। जहाँ दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे विशेष अन्य पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो जैसे अभी बताया है कि गिनती आ गया, चौराहा यानी 4, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, वह किसी समूह का बोध कराए, तो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास। चौराहा यानी 4 राहों का समाहार, इसमें समाहार से जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। पीताम्बर शब्द में यदि कर्म और कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों विकल्प हों तो आप किसको प्राथमिकता देंगे, पीताम्बर। तो जब देखिए, जब कर्मधारय और बहुव्रीहि होते हैं तब हम लोग किसको प्रधानता देते हैं, बहुव्रीहि समास को। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। व्याख्या, पीताम्बर पीला है अंबर वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। जब कोई शब्द विशेष रूढ़ अर्थ देता है तो कर्मधारय यानी विशेषण विशेष्य का संबंध होने के बावजूद भी बहुव्रीहि समास को हमेशा सर्वोच्च प्रधानता दी जाती है। यानी कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसमें क्या हो, कर्मधारय हो और बहुव्रीहि हो, तो बहुव्रीहि समास को प्रधानता देंगे। अब अलंकार से कुछ हम लोग प्रश्न देखेंगे। तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, कौन सा अलंकार है, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे कौन सा होता है, अनुप्रास, यानी बार बार एक ही वर्ण का आना, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द 2 बार आते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे यमक अलंकार का उदाहरण क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिए। यानी एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौराय जग वही पाए बौराय। यानी एक कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, सोना, और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। उपमा यानी किसी को उपमा में किसी को विशेष मान करके यानी उसकी उपमा दी जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार। श्लेष में क्या होता है इसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए गलती से यही उदाहरण आ गया, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। इस प्रसिद्ध पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं यमक अलंकार। यानी कनक कनक 2 बार आया, एक कनकता, कनक का अर्थ सोना, और एक कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, धतूरा। यानी एक कनक को पा करके लोग बौरा जाते हैं, यानी सोना किसी को ज़्यादा मिल जाए तो वह बौरा जाता है। वही कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वही खाए बौराए, वही पाए बौराए जग वही खाए बौराए। यानी जो धतूरा है उसको खा करके लोग बौरा जाते हैं, सोना को पा करके बौरा जाते हैं। यानी यह क्या हो जाएगा, यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक ही शब्द 2 या अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अब अगला है चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ पे कौन सा अलंकार इसमें प्रयुक्त है, इसको हम लोग बताएंगे। चरण कमल बंदव हरिराई, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा या अतिशोक्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
रूपक, यानी रूपक अलंकार वह होता है जिसमें उपमेय को ही उपमेय को ही उपमान को ही उपमेय मान लिए जाते हैं, यानी उपमेय और उपमान दोनों लगभग एक ही जैसे हो जाते हैं, तो यह रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे उपमेय यानी चरण पर उपमान का अभेद आरोप हो, यानी दोनों को एक ही मान लिया जाए, इसमें बिना सा से सी के वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी सा से सी जब आ जाएगा तो वह उपमा अलंकार हो जाएगा, जब सा से सी आ जाएगा तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, और सा से सी नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे राम श्याम सा है, राम श्याम सा है, यानी राम श्याम के समान है, तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। राम श्याम है, यानी राम को ही श्याम मान लिया गया है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस आ गया के समान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ सा से सी आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सरिस शब्द में किस अलंकार का वाचक शब्द है, तो उपमा अलंकार का हो जाएगा। जहाँ किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके पहचान के लिए सा से सी से सम सरिस सदृश इत्यादि शब्द आए तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ तुलना की जाए सा से सी सम सरिस सदृश आ जाएंगे तो वहाँ उपमा अलंकार रहेगा। ये ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं, इसमें से आ जाएगा, यूपी टेट के लिए बहुत है। हाँ मित्रों, फिर से कह रहे हैं कि यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जो 30 प्रश्न बताए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी यूपी टेट परीक्षा प्राइमरी परीक्षा के लिए और मिडिल परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार होंगे। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी भाषा से ऐसे ही प्रैक्टिस और वीडियो आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।